तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिसका आईपीओ ओपन होने में तो अभी काफ़ी टाइम है, बट अभी से ही उसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्ट के आईपीओ के बारे में। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। लास्ट में इसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं एंड एज यूजुअल बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये भी कंपनी एक सास कंपनी है जो लगभग 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सास मतलब हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। मतलब दोस्तों ये कंपनी भी एक एडटेक कंपनी है जो अपना सर्विस किसी और कंपनी को प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी एजुकेशनल ऐप बनाने के लिए जानी जाती है, टेस्ट एंड असाइनमेंट डिजाइन करने के लिए जानी जाती है, एंड इवन ऑनलाइन प्रोक्टरिंग एंड डिजिटल ई बुक्स के लिए जानी जाती है। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो अगर उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को आपका ऑनलाइन टेस्ट लेना हो गया, आपके लिए कोई ऑनलाइन कंटेंट देना हो गया, तो आपकी जो कॉलेज है सीधा इस कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकती है एंड ये कंपनी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपना सर्विस प्रोवाइड करेगी एंड आपके लिए बेटर टेस्ट, बेटर असाइनमेंट एंड इवन ऑनलाइन प्रोक्टिंग जैसे सर्विस को प्रोवाइड करेगी। आप भी दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ऑनलाइन जरूर अपना टेस्ट भी देते होंगे या फिर एग्जाम भी देते होंगे। तो ये कंपनी उन टेस्ट को भी कंडक्ट करने के लिए जानी जाती है एंड ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसके सेंटर पे जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये कंपनी उन सभी के लिए जानी जाती है। बात करें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो इसका 60% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो आपको नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका अमेरिका भी हो गया एंड इवन कनाडा भी हो गया। वहीं यूरोप एंड यूके से आपको लगभग 20% के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल जाता है एंड इंडिया एंड वहीं दूसरे कंट्री से कंपनी को लगभग 18% के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए कि किसी एक कंट्री पे कंपनी रेवेन्यू के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल पिछले एक साल में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि FY23 से FY24 के बीच में इसके प्रॉफिट में तो थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन देखने को मिला हुआ था, बट अगर आप FY24 से FY25 के बीच में देखते हैं तो सेम ईयर में जहां इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 24% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला हुआ था, वहीं प्रॉफिट में लगभग 172% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला हुआ था। मतलब कंपनी का जो FY24 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था वो आपको तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिला था, बट FY25 में कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि कंपनी के प्रॉफिट एंड इवन प्रॉफिट मार्जिन में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। बट दोस्तों अगर बात करें FY26 के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे इसके रेवेन्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, जबकि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट या फिर इवन प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है। मतलब दोस्तों अगर इस एक क्वार्टर के प्रॉफिट को देखते हुए पूरे साल का अगर एस्टिमेट लगाएं, तो पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग आपको 24 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले साल की तुलना में भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल FY25 में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, बट ये गारंटी नहीं है कि FY26 में भी इसका जो परफॉर्मेंस है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। वहीं इसका ROE एंड ROCE के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसका ROE लगभग आपको 10% के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि ROCE लगभग कंपनी का 16% के आसपास देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी के ऊपर पूरा जीरो डेट है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसीलिए अगर ओवरऑल फंडामेंटल वाइज देखा जाए, फंडामेंटल वाइज मिला जुला के ये कंपनी जो है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पर लेके आ रही है, क्या ये कंपनी अपना आईपीओ सस्ती वैल्यूएशन पर लेके आ रही है या फिर महंगी वैल्यूएशन पर लेके आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 35 के पी रेशियो पर लेके आ रही है, जबकि मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है जिनका पी रेशियो इससे काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे MPS हो गया जिसका पी रेशियो लगभग आपको 26 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सॉल्व्स इंडिया का पी रेशियो लगभग आपको 22 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सिल्वर टच का पी रेशियो लगभग 41 के आसपास। सास्केन का पी रेशियो लगभग 42 के आसपास एंड इन्फोविंस का पी रेशियो लगभग आपको 32 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इन दो कंपनी का पी रेशियो तो एक्सेल से ज़्यादा है,
बट अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इन दोनों के अर्निंग पर शेयर भी एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों एक्सेल के अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 3 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे, जबकि एमपीएस का अर्निंग पर शेयर 87, सिल्वर टच का 17 रुपये, सास्केन का 33 रुपये एंड इन्फोबिन्स का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 15-16 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों कंपनी के पी रेशो या फिर अर्निंग को देखकर आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनी है जो हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बाद अगर बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 19 से 21 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग आपको 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है एंड 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ज़्यादा पैसा है 320 करोड़ के आसपास का, वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड छोटा जो अमाउंट है 180 करोड़ का, वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 125 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें टोटल 15,000 रुपये के आसपास तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज 500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 175 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो देखा जाए तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि छोटे आईपीओ में भी रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा खासा कोटा रखा गया है। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड लगभग 25% के आसपास बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर 25% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 3500 से लेकर 3700 के आसपास तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। मैं भी अभी बिहार इलेक्शन को लेकर या फिर रिसेंट आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर इसका ग्रे मार्केट में अभी तो डिमांड ठीक ठाक है, बट ये गारंटी नहीं है कि आगे भी इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहेगा। बट याद रहे कि अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी है तो इसके ग्रे मार्केट में अगर डिमांड 15 या फिर 20% से ऊपर हो दूसरे एंड तीसरे दिन तक, तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों अगर 10% से भी नीचे डिमांड रहता है इसका, तो हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं अब हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो बेशक दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रहने वाली है। बट हालांकि कंपनी के फंडामेंटल में आपको कोई भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी एंड ना ही इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन इसके पीर के मुकाबले भी एंड इसके इंडस्ट्री के मुकाबले भी आपको थोड़ा बहुत इसका वैल्यूएशन हाई देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी के लिए फिलहाल मैं इस आईपीओ में तो केवल लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बात करें अगर लॉन्ग टर्म के बारे में, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमें इस आईपीओ में बाद में जानी चाहिए, जब ये आईपीओ की लिस्टिंग हो जाए। लिस्टिंग के बाद अगर ठीक ठाक हमें इस आईपीओ में करेक्शन देखने को मिलता है, सही वैल्यूएशन पे आता है, तब हम उस समय इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। अभी के लिए मैं केवल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन मार्केट अच्छा है तो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी फुजियामा पावर एंड इवन कैपिलरीज का आईपीओ ओपन हुआ है, तो उन दोनों का रिव्यू आप नहीं देखे हैं तो ऊपर इन दोनों वीडियो पे क्लिक करके आप उनका रिव्यू देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि क्या आपको उन आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।